उसके बाद दिया हुआ तुम्हारे को बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। इन द करंट अकाउंट रिसीट्स जो है फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूनिलेटरल ट्रांसफ़र रिसीट्स जो हैं वो कहाँ पे एंटर होते हैं, क्रेडिट या पॉजिटिव साइड, ये हमें पता ही है। और जो इम्पोर्ट वगैरह होते हैं या जो यूनिलेटरल पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो सब कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड या नेगेटिव साइड में। तो नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इज़ द बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, कि जो भी नेट वैल्यू होती है क्रेडिट और डेबिट बैलेंस की, उसको हम करंट अकाउंट के बैलेंस में शो करते हैं। तो CAS क्या होता है, ये वही हो गया कि अगर आपकी क्रेडिट आइटम ज़्यादा है, ठीक है, रिसीट ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है ना, तो आपकी करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, जिसमें कि रिसीट्स ज़्यादा हैं और पेमेंट कम है। CAS सिग्निफाइज दैट द नेशन इज़ अ लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो क्या दिखाता है कि नेशन जो है वो लेंडर है, मतलब वो देने वाला है, लोगों को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, ठीक है, दे रहा है लोगों को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। और CAD क्या है, ये डेबिट साइड शो करता है, ये डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट आइटम से, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई when foreign exchange receipts in the current account fall short of foreign exchange पेमेंट ज़्यादा है और रिसीट्स कम है, ठीक है। इसका मतलब बता रहा है कि वही CAD सिग्निफाइज करता है कि बोरोअर है, आपका जो पूरा कंट्री है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो करता है, ठीक है, लेता है, या तो इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं या वैसे ले रहा है। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, हमने पढ़ा, वही पढ़ रहे थे अभी तक हम। विजिबल ट्रेड, ठीक है, इनविजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड में एक्सपोर्ट ऑफ गुड, डेबिट आइटम में शो होगा क्रेडिट आइटम, देखो इसमें दिया हुआ है क्रेडिट आइटम में शो होगा विजिबल ट्रेड, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, डेबिट आइटम में इम्पोर्ट ऑफ गुड्स शो होगा। और नेट क्रेडिट में क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड शो होगा। इनविजिबल ट्रेड में क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसमें डेबिट आइटम में शो होगा इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज और नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। वैसे ही बताया हुआ है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल पेमेंट और नेट ट्रांसफ़र रिसीट्स, ठीक है। अब सबको और फिर इनकम रिसीट्स में इनकम रिसीट, इनकम पेमेंट, नेट इनकम रिसीट्स। करंट अकाउंट, करंट रिसीट में 1 2 3 4 सबको ऐड कर देंगे, करंट पेमेंट में भी ऐड करेंगे और फिर करंट अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन्स। आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो सारे BOP ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है, जितने भी रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होते हैं, विच कॉज चेंज इन द एसेट और लाइबिलिटी, जिससे या तो एसेट में चेंज होता है या फिर लाइबिलिटी में चेंज होता है ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, या फिर कंट्री के रेजिडेंट में या फिर उसके गवर्नमेंट में। इट इज़ रिलेटेड टू द क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर। जो भी फाइनेंशियल नेचर की क्लेम्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं वो सब किससे रिलेटेड होती हैं, कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। कैपिटल अकाउंट इज़ यूज टू फाइनेंस डेफिसिट इन द करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है वो डेफिसिट को फाइनेंस करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट आता है, डेफिसिट आने का मतलब कमी आती है, जिसमें पेमेंट ज़्यादा हो रही है और पैसे आ कम रहे हैं, तो उसको फाइनेंस करने में, मतलब कि जो पेमेंट्स करनी है उसको फाइनेंस करने में, मतलब उसको पे करने में हेल्प होती है। कौन करता है, कैपिटल अकाउंट। और इट इज़ रिलेटेड टू द क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल नेचर। कैपिटल अकाउंट जो है वो किस लिए यूज़ होता है, ये अगर हमारे को फाइनेंस करना हो डेफिसिट को इन करंट अकाउंट, एब्सॉर्ब सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट। अगर कोई सरप्लस होता है, मतलब पैसे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट किसके साथ कंसर्न होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के साथ। सो इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ या तो फाइनेंस करता है डेफिसिट
करंट अकाउंट में डेफिसिट को या फिर एब्जॉर्ब करता है सरप्लस को, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या है? बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अगर या तो हम बोरोइंग कर रहे हैं या फिर लेंडिंग कर रहे हैं, या तो हम ले रहे हैं या हम किसी को दे रहे हैं अब्रॉड से या अब्रॉड को, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू बोरोइंग, ठीक है। जितनी भी बोरो करने वाली ट्रांजेक्शन होते हैं, अगर हम बोरो कर रहे हैं अब्रॉड से या अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर, या तो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होंगी। रिसीट ऑफ सच लोन्स, रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरेनर आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट या पॉजिटिव साइड पे रिकॉर्ड होता है, क्योंकि इसमें पैसे मिल रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे शो होगा। अगर हम लेंड कर रहे हैं, हम किसी को दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट जो है बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को किसी को पे कर रही है, तो वो पॉजिटिव साइड पे शो होगा, नेगेटिव साइड पे, डेबिट साइड पे, क्योंकि यहाँ से पैसा जा रहा है। या फिर हम लोन रीपे कर रहे हैं तो वो भी आपका नेगेटिव साइड पे होगा। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अगर इन्वेस्टमेंट कोई करता है अब्रॉड से या हम करते हैं, वो भी इंक्लूड होगा इसके अंदर कैपिटल अकाउंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, अगर मान लो कोई भी रेस्ट ऑफ द कंट्री है वो इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है। रियल एस्टेट इन इंडिया, अगर मान लो रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है, घर वगैरह खरीद रही है, ज़मीन खरीद रही है इंडिया के अंदर, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है अब्रॉड की वो पॉजिटिव साइड पे शो होगी, बिकॉज इससे पैसा जो है वो आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, तो वो क्रेडिट आइटम पे शो होगा। अगर हमारा कोई इंडियन रेजिडेंट जो है वो फॉरेन कंपनी में शेयर खरीदता है, पैसा लगाता है, या वहाँ पर अपना घर खरीदता है, कोई भी रियल एस्टेट खरीदता है, तो वो नेगेटिव साइड पे शो होगा। किसके? आपके कैपिटल, इसके नेगेटिव साइड पे रिकॉर्ड होगा। उसके बाद क्या, क्योंकि वो आउटफ्लो है। अब अगली चीज़ हमारे को यहाँ पे दे रखी है, इन्वेस्टमेंट टू और फ्रॉम में दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती हैं, एक तो एफडीआई और एक एफआईआई। एफडीआई के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली अगर कोई कंपनी जो है या कोई पर्सन जो है वो कोई भी एसेट या कोई लैंड या बिल्डिंग खरीद रहा है, उसे बोलते हैं एफडीआई, ठीक है। अगर कोई भी एसेट खरीदा जा रहा है डायरेक्ट कंट्रोल लेने के लिए, परचेज़र जो है एसेट के ऊपर पूरा कंट्रोल लेना चाहता है और डायरेक्टली कोई ज़मीन खरीद रहा है, मशीनरी खरीद रहा है, कोई बिल्डिंग खरीद रहा है, उसे एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मान लो कि कोई, जैसे मैकडॉनल्ड्स वाले हैं, वो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी और मैकडॉनल्ड्स वाले आके यहाँ पे अपनी पूरी खुद की ज़मीन खरीद लेते हैं, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। या फिर अगर अगली होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, वैसे एफआईआई नीचे लिखा हुआ है, या फिर इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वो आके डायरेक्टली एसेट या ज़मीन नहीं खरीदते, वो क्या करते हैं, मान लो अंबानी की कंपनी के शेयर खरीद लिए, ठीक है, शेयर मार्केट वाला चैप्टर पढ़ा ना हमने उसमें, मान लो कि उन्होंने डायरेक्टली आके क्या कर लिए, शेयर खरीद लिए कंपनी के, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इट रेफर टू परचेज ऑफ एन एसेट सच दैट इट डज नॉट गिव एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एसेट, कि उससे क्या हो रहा है, एसेट के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ शेयर, इट ऑल्सो इंक्लूड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। इसमें सिर्फ शेयर खरीदे जाते हैं, इसमें डायरेक्टली जगह या कोई भी एसेट नहीं खरीदा जाता, इसमें सिर्फ शेयर खरीदे जाते हैं दूसरी कंपनी के। उसके बाद है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक। वो कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर फाइनेंशियल एसेट, वो क्या है, कुछ फाइनेंशियल एसेट्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक हेल्ड करके रखता है, मतलब सेंट्रल बैंक के पास जो भी क्या है, जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, वो वाले सारे फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक में जितना भी फॉरेन रिजर्व पड़ा है, फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है, जो भी डॉलर वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं। आर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द गवर्नमेंट के सारे फाइनेंशियल रिजर्व, सारे फाइनेंशियल एसेट जो सेंट्रल बैंक में पड़े हुए हैं, उसको फाइनेंशियल
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं। अ चेंज इन रिजर्व सर्व्स एज द फाइनेंसिंग आइटम इन इंडियाज़ बीओपी। इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर इस रिजर्व में चेंज होता है वो सर्व एज अ फाइनेंसिंग आइटम इन द इंडियाज़ बीओपी, मतलब इंडिया की फाइनेंसिंग आइटम में वो काउंट होता है कि अगर ज़रा सा भी फॉरेन एक्सचेंज में रिजर्व में चेंज होगा इसका मतलब वो फाइनेंसिंग आइटम में रिकॉर्ड होगा, मतलब कहीं ना कहीं पैसा गया है या पैसा आया है तो वो फाइनेंस में इंक्लूड होता है, फाइनेंसिंग आइटम मानी जाती है बीओपी में, मतलब बीओपी में वो रिकॉर्ड होगा। अगर मान लो चेंज हुआ है रिजर्व में इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसा आया या गया है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, बीओपी में रिकॉर्ड होगा। सो एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अगर कोई भी एडिशन हुआ है तो वो नेगेटिव या डेबिट साइड पे ऐड हो, मतलब लिखा जाएगा टू दीज रिजर्व्स। इट मस्ट बी नोटेड दैट चेंज इन रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन द बीओपी अकाउंट नॉट रिजर्व। वो कहता है कि रिजर्व्स में नहीं लिखा जाता, वो बीओपी अकाउंट में लिखा जाता है अगर कोई भी चेंज होता है तो। सो विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व, अगर हम विड्रॉ करते हैं तो वो क्रेडिट साइड पे शो होगा, और अगर हम एडिशन होता है तो नेगेटिव साइड पे रिकॉर्ड होगा। उसके बाद दिया हुआ है बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। द ट्रांजेक्शन विच लीड टू इनफ्लो, जिससे ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज में इनफ्लो होता है, जिसमें पैसे आ रहे हैं, जैसे लोन लिया है पैसे आएंगे, ठीक है, हमने सेल करा है एसेट पैसे आएंगे, तो इनफ्लो मतलब इन का अंदर आ रहा है फ्लो कंट्री के, तो वो क्रेडिट साइड पे शो होगा कैपिटल अकाउंट के। सिमिलरली अगर ट्रांजेक्शन्स का आउटफ्लो हो रहा है, पैसे बाहर जा रहे हैं, जैसे हमने कोई एसेट खरीदा तो पैसे बाहर जाएंगे, रीपेमेंट करा लोन का तो पैसे बाहर जाएंगे, वो नेगेटिव या डेबिट साइड पे शो होगा। तो नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इज द बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, उसको हम बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट बोलते हैं कि नेट वैल्यू जो भी होगी क्रेडिट की या फिर डेबिट बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का, ठीक है, उसको हम बैलेंस बोलते हैं। तो बैलेंस किसी भी तरीके का हो सकता है, सरप्लस भी डेफिसिट भी। अगर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट आइटम कम है तो सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट, अगर डेबिट आइटम ज़्यादा है क्रेडिट आइटम कम है तो डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। इट इंडिकेट्स नेट आउटफ्लो, ये आपका डेबिट आपका क्या शो करेगा, नेट आउटफ्लो शो करेगा, और सरप्लस क्या शो करेगा, नेट इनफ्लो, कि इनफ्लो कितना है कैपिटल का। इन एडिशन टू करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट देयर इज़ वन मोर सच एलिमेंट इन बीओपी। बीओपी के अंदर एक और चीज़ भी होती है, एरर एंड ओमिशन, ठीक है, जिसको हम एरर एंड ओमिशन बोलते हैं। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के साथ साथ एक और चीज़ होती है बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जिसको हम एरर एंड ओमिशन बोलते हैं। इट इज़ अ बैलेंसिंग आइटम, ये एक बैलेंसिंग आइटम है जो बैलेंस करने में हमें हेल्प करती है। ये रिफ्लेक्ट करती है which reflects the inability to record all international transactions accurately, जो हमारे को एक कि भाई which reflects the inability to record all transactions accurately, कि हम सारी आइटम्स को अपनी एक्यूरेटली शो नहीं कर पाए, ये उस चीज़ की इनएबिलिटी, मतलब एक ऐसी ये इनएबिलिटी है हमारे अंदर कि हम उन अच्छी से अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, ठीक है, इसलिए हम उसके अंदर एक एरर एंड ओमिशन भी हेड डाल देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो क्लास कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट भी दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे हमने वो पढ़े थे बोरोइंग एंड लेंडिंग, ठीक है। बोरोइंग जो है वो अब्रॉड से अगर हम बोरो करेंगे क्रेडिट साइड पे, लेंड करेंगे तो डेबिट साइड पे। नेट क्रेडिट में क्या शो होगा, नेट बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। नेट क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या है, क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है ना। तो नेट बोरोइंग, हमने यहाँ पे बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड लिखा ना क्रेडिट आइटम में, तो क्रेडिट में क्या होगा, नेट क्रेडिट में क्या होगा, नेट बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे ये तीनों तुम्हारे को दिए हुए, तीनों इकट्ठे मिलके कैपिटल रिसीट होंगे, ठीक है। मतलब क्या क्या, लेंडिंग और बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इन सब चीज़ों को ऐड करके आपके करंट रिसीट बनेंगे, या करंट पेमेंट, या फिर करंट अकाउंट बैलेंस। उसके बाद है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट वर्सेस बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। ये बताया हुआ है इसके बीच में डिफरेंस करंट और कैपिटल अकाउंट में, ये आपने खुद से पढ़ना है।
उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम आएंगे ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स, जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती हैं? जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, हम उनको कैटेगराइज करते हैं ऑटोनॉमस या फिर अकोमोडेटिंग आइटम्स में। ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होती हैं? आर दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, या फिर कोई भी प्रॉफिट मोटिव के लिए जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो भी लेन देन होता है, उसे हम ऑटोनॉमस आइटम्स बोलते हैं। उसको और एक और चीज़ नाम से जाना जाता है, अबव द लाइन आइटम्स। अबव द लाइन बोलते हैं, या फिर हम ये बोलते हैं कि वो प्रॉफिट मोटिव की वजह से हो रही हैं जो ट्रांजेक्शन, उसे हम ऑटोनॉमस आइटम्स बोलते हैं, अबव द लाइन आइटम्स बोलते हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट्स। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होती है बीओपी अकाउंट से। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ फॉरेन कंपनी इज़ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अगर वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया के अंदर, तो ऐसी ट्रांजेक्शन जो है इंडिपेंडेंट है बीओपी की सिचुएशन को लेके। मतलब कि वहाँ पे क्या होगा, बीओपी की सिचुएशन उससे मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बीओपी की सिचुएशन से। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दोनों अकाउंट में होती है ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स। ऑन करंट अकाउंट, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आर ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। अगर मर्केंडाइज मतलब कि गुड्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है, उसको भी हम, वो भी करंट अकाउंट में शो होता है और उसको हम ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन के अंदर कैटेगराइज करते हैं। ऑन कैपिटल अकाउंट, रिसीट एंड रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल आर ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। मतलब मान लो कि अगर हम गुड्स और सर्विसेज, गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए वो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन में इंक्लूड हो गया। अगर हम लोन दे रहे हैं किसी को, या लोन मांग रहे हैं किसी से, तो जो भी पर्सन लोन दे रहा है वो तो प्रॉफिट मोटिव के लिए दे रहा है ना, कि प्रॉफिट कमाऊंगा लोन दे के, तो वही है कि वो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन के अंदर इंक्लूड होता है। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन जो है वो भी कॉज होता है बीओपी इम्बैलेंस का, या तो सरप्लस होगा बीओपी उसकी वजह से, या डेफिसिट होगा, ठीक है। अगर वो कह रहा है सरप्लस कब होगा? जब ऑटोनॉमस रिसीट ज़्यादा होंगी ऑटोनॉमस पेमेंट से। बीओपी डेफिसिट में कब होगा? जब ऑटोनॉमस रिसीट कम होगी और ऑटोनॉमस पेमेंट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्या है? अकोमोडेटिंग आइटम। अकोमोडेटिंग आइटम क्या होती हैं? वो ट्रांजेक्शन जो आर अंडरटेकन टू कवर द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में गैप को ख़त्म करने के लिए जो आइटम्स करी जाती हैं उसे हम अकोमोडेटिंग आइटम कहते हैं। सच ट्रांजेक्शन आर अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट एंड सरप्लस इन द ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन की वजह से जो बीओपी में सरप्लस या डेफिसिट आ जाता है, उसको ठीक करने के लिए वो क्या होती हैं? अकोमोडेटिंग आइटम्स करी जाती हैं। उसको हम बिलो द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स आर कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन which are meant to correct the disequilibrium in autonomous items of balance of payment। वो कहता है ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स वो आर कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन, वो कंपनसेट कर रही हैं कैपिटल ट्रांजेक्शन को, विच आर मेंट टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन ऑटोनॉमस आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं आर कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन, वो कॉम्पनसेट कर रही हैं किसको? कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को। जो भी हमारी कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, तो जो आपकी अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं आर कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन्स which are meant to correct the disequilibrium in autonomous items of balance of payment। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है कि जो ये अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं वो कॉम्पनसेट कर रही हैं जितनी भी कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, और करेक्ट करना चाहती है डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम मतलब जो इक्विलिब्रियम, जो इक्वालिटी थी वो ख़त्म हो गई थी, इक्विलिब्रियम नहीं था, उसको
रीस्टोर करने के लिए, उसको दोबारा से ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए अकोमोडेटिंग आइटम्स का यूज़ किया जाता है। इफ़ देयर इज़ अ करंट अकाउंट डेफिसिट इन द बीओपी, डेफिसिट हुआ है बीओपी के अंदर, ठीक है, तो करंट अकाउंट बीओपी के अंदर डेफिसिट हुआ है, देन दिस डेफिसिट इज सेटल्ड बाय कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड। तो इससे क्या हो रहा है कि इनफ्लो, कैपिटल इनफ्लो होगा। कैपिटल इनफ्लो का मतलब क्या है कि कैपिटल थोड़ा ज़्यादा मतलब मात्रा में पैसा आएगा अब्रॉड से, और उसकी वजह से ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द सोर्सेज यूज टू मीट अ डेफिसिट इन बीओपी वो क्या क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ, या फिर बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज़ से पैसा मंगा लिया जाता है और फिर इसको रीस्टोर करते हैं। तो डिफरेंस पढ़ना है आपने अकोमोडेटिंग और ऑटोनॉमस आइटम्स के अंदर। बीओपी इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड इन अकाउंटिंग सेंस। बीओपी को हम एक प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, ये उसी के बेसिस पे हम ये क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। एनी डेफिसिट और सरप्लस क्रिएटेड थ्रू ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन is corrected by the corresponding surplus or deficit in the accommodating transaction by monetary authority। जो monetary authority है वो क्या करती हैं, इसको करेक्ट करती हैं थ्रू ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स। जो भी कोई डेफिसिट या फिर सरप्लस होता है वो करेक्ट करती हैं कौन, मॉनेटरी अथॉरिटी, बाय अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स का हेल्प लेकर, ठीक है। एक बार देखना कि इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं क्या इसके आगे, अगर होंगे तो मुझे बताना। उसके बाद क्या है, डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देयर इज़ अ लिटिल पॉसिबिलिटी फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट टू बी इन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वो कहता है कि बहुत लिटिल पॉसिबिलिटी हो सकती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की टू बी इक्विलिब्रियम, कि वो इक्विलिब्रियम में हो एक टाइम पर। डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी ऑफ अ कंट्री में बी ईदर, डिसइक्विलिब्रियम कैसा हो सकता है, या तो डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा। अगर सरप्लस इन बीओपी डज नॉट पोज अ मच प्रॉब्लम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बढ़िया ही चीज़ है, ठीक है। अगर कि भाई एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना, बट डेफिसिट है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अराइजेज व्हेन, जब टोटल इनफ्लो जो है वो कम है और टोटल आउटफ्लो ज़्यादा है। तो ऑन द अदर हैंड इफ टोटल इनफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन एक्सीड टोटल आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन, उसको हम सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स, द ट्रांजेक्शन्स कैरिड ऑन बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री विच कॉज चेंजेस इन ऑफिशियल रिजर्व आर टर्म्ड एज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन बोलते हैं इसको। जो भी ट्रांजेक्शन्स हम कैरी ऑन करते हैं बाय, जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी करता है, जिससे कि जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी है कंट्री की, जो भी ट्रांजेक्शन्स वो कैरी ऑन करते हैं जिससे कि चेंजेस होते हैं, ठीक है, ऑफिशियल रिजर्व्स में, उसको हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ऑटोनॉमस रिसीट्स और ऑटोनॉमस पेमेंट गिव राइज टू इधर, ऑटोनॉमस मैंने बताया ना कि ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए होती हैं, तो उसकी वजह से ही बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सरप्लस या डेफिसिट रहता है। सेंट्रल बैंक में फाइनेंस डेफिसिट बाय, तो डेफिसिट कैसे, हमने ये पढ़ा है कि वो कैसे डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते हैं, तो फॉरेन करेंसी को रिड्यूस करके या फिर बोरोइंग करके आईएमएफ से या कोई भी मॉनेटरी अथॉरिटी से। तो द सेंट्रल बैंक में यूज सरप्लस टू परचेज फॉरेन सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी, गोल्ड एक्सेट्रा, विच में रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रिजर्व ऑफ नेशन। वो कहता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो अपना सरप्लस यूज़ कर सकती है फॉरेन सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने के लिए, फॉरेन करेंसी ख़रीदने के लिए, गोल्ड ख़रीदने के लिए, जिससे कि हमारा रिज़र्व जो है विच में रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रिजर्व ऑफ द नेशन, जिससे हमारे रिज़र्व जो है वो बढ़ सकते हैं। विद दिस योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। कोई डाउट है तो आप पूछ लेना।